क्या चल रहा था टॉपिक? जोधा पढ़ लिया था, उसके पुत्रों तक आगे थे क्या? ठीक है, एक बार दोबारा अपन थोड़ा थोड़ा रिपीट कर लेते हैं ना। शासक था अपना कौन सा? राव जोधा। क्या क्या बातें पढ़ी थी हमने जोधा के बारे में? सामंती प्रथा जो थी उसका रियल, हाँ, वास्तविक संस्थापक जो है वो किसको माना जाता है? राव जोधा को माना जाता है। ये बात हमने पढ़ी थी, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा था, मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ रिवीजन के आधार पर, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा था कि सामंती व्यवस्था, है ना। एक तो हमने क्या पढ़ा? सामंती व्यवस्था, कि अगर मारवाड़ के अंदर सामंती व्यवस्था की कोई वास्तविक रूप से अगर कोई शुरुआत करता है तो वह व्यक्ति कौन था? राव जोधा था। फिर हमने पढ़ा था कि इन्हीं के टाइम में दो प्रसिद्ध निर्माण कार्य होते हैं राजस्थान के अंदर। दो स्थापना हुई थी, एक तो किसकी? नगर के रूप में देखें तो एक नगर बसाया गया था, उसका नाम था जोधपुर, ठीक है। जकने राजस्थान को के वे वंदना क्या कहते हैं? जोधपुर राजस्थान का शब्द है। और ब्लू सिटी के अलावा शाबाश, ब्लू सिटी के अलावा नीला शहर बोलते हैं, ये और बता दूं मैं। ब्लू सिटी के अलावा नीला शहर कहते हैं। नीले शहर के अलावा और क्या कहते हैं? हैं? सन सिटी, सूर्य नगरी नहीं कहते? कहते हैं। एक बसाया गया था क्या? मेहरानगढ़। दोनों में अंतर इतना पड़ा था हमने कि इसकी जो स्थापना की जाती है वो तो आशीर्वाद किसका था? हैं? हड़बूजी महाराज का। जोधपुर की स्थापना किसके आशीर्वाद से की गई थी? हाँ। और इधर तो हड़बूजी महाराज इनके आशीर्वाद से जो मंडोर पर कब्जा करते हैं और जोधपुर की स्थापना करते हैं। इधर जो आशीर्वाद था वो किनका था? करणी माता। ये दो प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि इसके पुत्रों की बात की थी हमने, है ना। पुत्र हमने 2-3 पढ़े। अरे भाई आ जाओ। पुत्र हमने पढ़े थे 2-3। एक का नाम था सातल, एक था सुजा, एक था बीका। बीका के बारे में अपन बात पढ़ी कि बीका के सागे बीका को एक चाचो जगह को नाम के हो कांदा। ये दोनों के दोनों इकट्ठे उड़ जा, ये बीकानेर चले जाते हैं। बीकानेर में सबसे पहले 1465 के अंदर कब्जा करते हैं किसके ऊपर? राती घाटी के ऊपर 1465 के अंदर ये अधिकार कर लेते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी। और जोधा के बाद में अगला कोई शासक बना था तो वो कौन बना था? सातल। सातल के बाद में अगला शासक कौन सा बनता है? सुजा बनता है, ठीक है। ये चीजें यहां तक हमने पढ़ ली थी और हमने बात छोड़ी थी कहां पर? सातल पर। हम एक बात पढ़ रहे थे, शासक जो था, यहां हमने बात छोड़ दी थी कल, है ना, राव सातल। इनके टाइम की एक प्रश्न बनेगा आपका, अगर पूछेगा कि इनके टाइम की प्रमुख क्या बताइए, हमें घटना बताइए, सीधा सा प्रश्न बन जाए तो हम कहेंगे इनके टाइम की प्रमुख घटना क्या थी। एक घटना ज्यादा फेमस है, कौन सी? गुड़ला नृत्य की, गुड़ला नृत्य की शुरुआत। पीछे की कहानी हमने पढ़ी थी, है ना। अजमेर का कौन सा शासक था?
अजमेर का जो शासक था उसका नाम था मल्लू, और मल्लू खां का ही सेनापति था घुड़ले खां। ठीक है, और घुड़ले खां के साथ में एक बंदा और जाता है उल्लंगू खां। उल्लू खां नहीं कहना, उल्लंगू खां। उल्लू खां तो वैसे याद रखना है, सही नाम क्या था? उल्लंगू खां। इनके टाइम के अंदर बताते हैं कि जोधपुर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम क्या है? पिपाड़। इस पिपाड़ नामक जगह पर गणगौर के दिन तीजनियां क्या कर रही थी? गणगौर की पूजा कर रही थी। और जब ये पूजा कर रही थी तब ये बात किसको पता चली? ये बात पता चली मल्लू खां को कि गणगौर का दिन है और कम से कम कितनी महिलाएं हैं? 140 तीजनियां मतलब कुंवारी कन्याएं। ठीक है, ये यहां पर गणगौर की पूजा कर रही थी। मल्लू खां ने आक्रमण कर दिया। मल्लू खां ने सैनिक भेजे। सैनिक के रूप में किसको भेजा? एक तो भेजा घुड़ले खां को और एक भेजा उल्लंगू खां को कि आप जाओ। और इन्होंने बताते हैं कि इसके ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करके इन 140 का ये क्या कर लेते हैं? अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लिए। अब ले गए तो आसपास की, अब समय की बात हकीकत में ऐसा है कि जब ले गए तो दिन पूरा बीत गया, लड़कियां घर नहीं पहुंची। तो घर वालों ने जाकर बोला राजा के, महाराज की क्या बात है, आज गणगौर का दिन था और महिलाएं गई हुई थी, बच्चियां गई हुई थी पूजा करने के लिए गणगौर की, और घर नहीं आई अभी तक। तब छानबीन की तो पता चला कि उनका क्या हो गया? अपहरण हो गया। तो मतलब एक बात तो कह सकते हैं कि वर्तमान में तो ऐसा दोष देते हैं हम, वर्तमान कहते हैं उसको किडनैप हो गया, उसको किडनैप हो गया, मतलब ये परंपरा चली आ रही है। ठीक है, और अपहरण कर लिया गया। अब ये बात पता चली, राव सातल को बताई। तो राव सातल थोड़ा भोला था, मेरे बिल्कुल साधारण सिंपल सी आदमी, ऐसे ज्यादा कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है कि जो हो गया सो हो गया। पर लोगों ने कुछ बातें ऐसी बोल दी कि मर जाना चाहिए तुझे, ढकनी में नाक डुबो वगैरह, ऐसा है तेरे राज्य में ऐसा हो गया फलाना। फिर यानी कि ईगो हर्ट हो गया। और ईगो हर्ट कहते हैं कि आदमी ना, व्यक्ति अगर उसको सफल करना हो ना, आपको हकीकत में आदमी ऐसे पटरी उतर गया, अगर उसको वापस लाइन पर लेकर आना ना, तो उसको मैं कहता हूं कड़वे कड़वे बोल मारो, कड़वे कड़वे बोल, ऐसी बातें जो सीधी बहस। उसके बाद है नहीं मैं तो कौन मारूं? ठीक है, और ये बात बोल दी इनको, भाई ऐसे ऐसे करके आपको शर्म आनी चाहिए, आपके राजपाट के अंदर ऐसा काम हो रहा है। राव सातल ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? घुड़ले खां पर, सॉरी अजमेर पर। और यहां से जो अपनी 140 ये महिलाएं थी, इनको छुड़वा कर ये वापिस ले आए हैं। प्लस में 140 ये प्लस के अंदर बताते हैं कि 100 इनकी महिलाएं और उठा कर ले, इंटरेस्ट साथ में, ब्याज समेत। 140 प्लस 240, यहाँ 100 मतलब 240। अब अपने वाली 140 को पूछा तो बोले कि एक लंबी लंबी दाढ़ी वाला नाम था, लोग उसको घुड़ले खां कह रहे थे, तो घुड़ले खां है, घुड़ले खां है। और ना थोड़ा ज्यादा यूं, सबसे ज्यादा बोले तो प्लानिंग उसकी मानो, हाँ वही कभी इधर से इनको पटके इधर पटको, ऐसे उठा लो और गाड़ी में डाल लो, यूं मतलब पूरी प्री प्लानिंग सारी उसी की थी। पर एक घुड़ले खां का नाम का एक व्यक्ति है, अगर ये ज्यादा कोई 3-5 कर रहा था। और इतने में बात पता चलती है मल्लू खां को कि अपने वाली 100 महिलाएं कहाँ हैं? मारवाड़ में। ले कौन गया? राव सातल। अब उसने मैसेज डाल दिया था कि ऐसे थोड़ी ना करते हैं सरपंच साहब, आप आए उठा के ले गए। तो बोले कि आप भी उठा के लेके गए थे, हिसाब बराबर है, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम किसी का अपहरण करें, हम उनको ससम्मान वापिस छोड़ेंगे। और बताते हैं कि इन 100 को राव सातल ने वापिस छुड़वाया, लेकिन एक शर्त पर कि इनके सारे के सारे बाल मुंडवा दिए, सिर एकदम गांधी जी, नो डैंड्रफ
नो क्लिनिक प्लस, जाओ, ठीक है। और पहचान में और ना आए, ये और गजब की बात है। 100 की 100 एक जैसी, 100 की 100, बाल से थोड़ा बहुत ही लग जाता था, ठीक है, हाँ ये है, ये इसका नाम चींप लिया, ये पिछान तो लेता हो। अब सारे के सारे एकदम सपाट। अब घुडले का मन मन में सोचे है कौन सी, पता तो चले ना। और 100 उनके सिर मुंडवाकर छोड़ दिए। और इन्होंने पहले कहा था कि सबसे ज्यादा कौन बोल रहा था, घुडले खां बोल रहा था। अब जैसे ही गए तो बताते घुडले खां ने थोड़ी बहुत और 3-5 की, तो राव सातल ने बताते घुडले खां का सिर काट दिया। और सिर के अंदर इतने तीर मारे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा स्पष्ट दिखाई दे, छेदी सी बना दिया सिर को। और बताते हैं कि इतना, मैं कहता हूं, लोग तो कहते नहीं कि अगर मरा हुआ व्यक्ति देख ले तो डर लगता है, कहते ना, मरो आदमी देख ले डर लगने लग जाए, भूत बन जाएगा। इस बंदे ने इसको मार के, इसको माला बना के गल में डाल के लेके आया था मारवाड़ी लाकर, और अपने वाली 140 थी, इनके आगे फेंक दिया, ला खेडो। और अपने वाले फुटबॉल बना लिए इसको, वॉलीबॉल, कोई इधर से मुक्का मारे, कोई इधर से मुक्का मारे। और उसके बाद बताते हैं कि इसी घुडले खां की याद के अंदर राजस्थान में एक नृत्य की शुरुआत हुई, उस नृत्य का नाम रखा गया घुडले खां, ठीक है। अब छिद्रित जो मटका लिया जाता है वो घुडले खां का सिर माना जाता है। उस छिद्रित मटके के अंदर दीपक जलाकर ये नृत्य जो है वो किया जाता है। और प्रश्न बनता है कि घुडला नृत्य सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हम कहेंगे कहाँ का, मारवाड़ का। कहाँ का हो जाएगा, घुडला। एक सीधा सा प्रश्न बनेगा कि घुडला नृत्य की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी, तो हम कहें राव सातल के टाइम में होती है। किसके टाइम में होती है। दूसरी इनके बात है, इनके टाइम की एक गजब का किस्सा और भी था। इन्होंने, राव सातल ने जो है अपने टाइम के अंदर एक नगर बसाया था। उस नगर का नाम क्या है, जैसलमेर है, तो है पोखरण, पोखरण बसाया था। फिर रामदेव जी ने क्या किया था, हैं इन्होंने कहाँ बसाया था, पोखरण। कहाँ पोखरण है, कहाँ राव सातल बैठा है, इनका संबंध ही नहीं बैठ रहा। सातलमेर नहीं बसाया था कि इसने, होगा क्या, है ही वो। कौन सा कस्बा बसाया था, सातलमेर। पोखरण नहीं बसाया था। पोखरण की स्थापना पता है किसने की थी, हाँ, पोखरण बसाया था रामदेव जी ने। किसने, और इन्होंने एक कस्बा बसाया, कौन सा, सातलमेर। सातलमेर कहां पड़ता है, जोधपुर में या जैसलमेर में, जोधपुर के अंदर। कहां पर है, जोधपुर में। और यहां पर ही बताते हैं कि राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता हुए हैं जिनका नाम है क्या, रामदेव जी महाराज। और इन्होंने यहीं इसी सातलमेर कस्बे के अंदर बताते हैं कि एक व्यक्ति, एक भैरव राक्षस नाम का व्यक्ति था जिसका क्या किया था, वध किया था। भैरव राक्षस का वध करते हैं। कहां पर, तो हम कहेंगे। अच्छा, एक प्रश्न बनता है, कुंडा पंथ किस लोक देवता से संबंधित है, मल्लिनाथ जी से, ठीक है। अब गजब की एक चीज और देखो, एक ऑप्शन था आपके पास में देवनारायण जी, ठीक है, एक ऑप्शन था रामदेव जी, एक था गोगा जी और एक था तेजा जी। अब बताना है कुंडा पंथ, पक्की बात है, हैं? किस आधार पर बता रहे हो, थोड़ा आधार बता दो। तुक्के के आधार पर ऑप्शन नहीं, थोड़ा यार तुक्को लगाया तो तुक्को लगाने का लॉजिक तो हो सी है। किसा मोसी मासा होना, शाबाश, बताओ दिखने के आधार पर क्या था क्वेश्चन।
मल्लीनाथ जी यानी मल्लीनाथ जी जब कुंडा पंथ चलायो नहीं, कुंडा का अर्थ है क्यों? तो मल्लीनाथ जी भी राजस्थान के अंदर ये दृष्टि में जानी चाहिए और ऊपरी, मतलब बिना किसी, हाँ बिना किसी भेदभाव के। और यही काम सेम किसने किया था? रामदेव जी ने। इनके द्वारा जो चलाएगा पंथ था वो भी किसके नाम से जाना जाता है? कुंडा पंथ के नाम से। इस पंथ को दर्शनीय पंथ बोलते हैं, ये और ध्यान में रखना है, दर्शनीय पंथ के कहते हैं, ठीक है। भैरव राक्षस का इन्होंने क्या किया था? सातलमेर कस्बे के अंदर वध किया था। ये प्रश्न पेपर के अंदर पूछा भी गया था, ठीक है। दोनों बातें आपको अच्छे तरीके से याद में रखनी है। अब मुझे जल्दी से एक बताइए प्रश्न, और हाथ खड़े करना है खाली, ठीक है। बप्पा रावल के नाम पर बसा हुआ एक शहर भी है, हाथ खड़ा करना है खाली। बप्पा रावल के नाम पर बसा हुआ, हाथ खड़ा करना है। ऑल वर्ल्ड बता दे अल्लाह, बस हाथ खड़ा करना है। एक और बताओ। हाँ हाँ साथ में बताया भी है, ये और बता दूं। एक दिन मैंने 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मन की तलवार, सारी मैंने एक्सप्लेन करके बताई थी, और नगर भी बताया था। शाबाश। एक कोई पता है इधर? नहीं पता है? अच्छा यहाँ तो बप्पा रावल हो कठू किसे राजवंश को तो ध्यान है, मारवाड़ को, मेवाड़ का था या मारवाड़ का? पीछे बताएंगे। मेवाड़ का कितने नंबर शासक हो और बता दे। शाबाश। कितने नंबर शासक था मेवाड़ का? अल्लाह। फिर गुआदित्य घटो बाद में आएगा, बप्पा रावल बाद में आएगा गुआदित्य। हाँ पहला आयो। दूसरे नंबर को शासक हो वो कौन सा है? कौन सा? रावल पिंडी। लो रावल पिंडी, और रावल पिंडी है कहां? पाकिस्तान में। अब सोचो दिखाने हैं, आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ कंट्री है क्या ये? बाहर तो बाहर ही है? रावलपिंडी जो है वो कहां है? पाकिस्तान के अंदर। अब सोचो दिखानी। और एक ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जितना भी लोक देवता नहीं बने रिश्त रुस्त अगर ला दो तो नहीं, तो एक ही काम में ज्यादा ला दो। किसे में? अमरकोट गया। अमरकोट पाकिस्तान में है तो ठीक है। बी टाइम यानी 1947 के टाइम में पहला की बात करें तो ये लगभग बराबर सा विभाजन कौन है। अब मन समझ में कौन आवे भाई, अमरकोट के पास में और भी तो जगह पड़ती थी भाई। इन आप पढ़ाई 6 प्रांत मेरे साथ पंजाब का लगेगी है ना, 9 जिले लगेगी टोटल है ना, 6 पंजाब के, 3 सिंध प्रांत का लगे, वे भी तो नहीं भाई थे तो वो भी इसमें क्यों जाते थे? सिर्फ इसी गांव के अंदर, संस्कारी गांव था। क्या कारण हो सकता है ना है? छोरियां सुनी। फिर अन्य राजस्थान के अलावा और कोई ठिकाना कौन ला? तो गुजरात में उड़ जानता, ठीक है, मध्य प्रदेश उड़ जानता। और छोरा सुना, वाह कॉम्बिनेशन ही तकड़ा है तुम्हारा, ठीक है। ये भी एक सोचने वाली बात है। ज्यादातर ये कहां शादी करते थे? अमरकोट के अंदर करते थे, ठीक है। चलो छोड़ो, अपने ज्यादा बात नहीं करनी इन मुद्दों पर, ठीक है। अपने काम की चीजें हैं वो देखो। उसके बाद राव सातल की एक घरवाली थी, ठीक है।
नहीं, इतिहास में एक का ही उल्लेख मिलता है, बाकी अपने पढ़ते हैं 15 थी। और वो कौन सा शासक था जिसके 100 पुत्र थे, बताया था परसों, भूल गया मैं। हाँ, 49 ऊपर राव सिंह, है ना, राव सिंह ऊपर 50। ठीक है, सातल, राव सातल जो था, इनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था हैं जसमा दे घटा हुआ है इन्हें। फुला दे, ठीक है, वो अलग थी। हाँ, जिसके कहने पर राजा बनाया था वो अलग थी, फुला दे। और इसी को ही कहते हैं फुलम दे। इसने जोधपुर के अंदर एक तालाब बनवाया था जिसका नाम क्या आता है, फुले लाव तालाब। ठीक है, कितनी घटनाएं हैं, 3 अपने काम किए। ठीक है, क्रम में लिखो। तो सबसे पहले लिख लो, पहला बिंदु अपना क्या कह रहा है कि इन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम क्या है, सातलमेर नगर की स्थापना की। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या कहता है अपना कि इनकी पत्नी है जिनका नाम क्या है, फुलमदे। इन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया। तालाब का निर्माण करवाया कहां, जोधपुर के अंदर। उस तालाब का नाम क्या है, फुलेलाव तालाब। और फुलेलाव कहां पड़ता है, जोधपुर के अंदर। फिर तीसरा लिखेंगे, राव सातल के समय ही मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य गुड़ला नृत्य की शुरुआत। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं इन्हीं के टाइम में, राव सातल के समय ही मल्लू खां का आक्रमण। ठीक है, ये 3-4 बिंदु बनेंगे। और जहां आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो बिंदु ये रहेगा कि सातलमेर नगर की स्थापना की थी। और इसी सातलमेर पर बताते हैं कि किसका वध किया गया था, भैरव राक्षस का क्या किया गया था। यहां पर ही इसी सातलमेर कस्बे के अंदर भैरव राक्षस का वध, भैरव राक्षस का वध किया गया। और करने वाले कौन है, रामदेव जी, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता माने जाते हैं। और इनके द्वारा जो पंथ चलाया गया था वो कौन सा था, कुंडा पंथ, है ना, कांबड़िया पंथ। और जिसको अन्य किस नाम से जानते हैं, दर्शनीय पंथ के नाम से जानते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि राव जोधा के कितने पुत्र हैं, काम के कितने अपने 3, उसमें से एक कहां चला गया, बीकानेर। और एक कौन सा आगे शासक कौन बना था राव जोधा के बाद में, सातल। सातल के बाद में कौन बनता है, राव सुजा, राव सुजा। कोई ज्यादा खास बात नहीं है, इसमें से एक प्रश्न बनता है। और वो प्रश्न ये है, सीधा सीधा सा डायरेक्ट पंक्ति उठाता है कि मारवाड़ का वह शासक जिसके समय राव बीका ने पद चिन्ह या राज चिन्ह लेने के लिए आक्रमण किया था, तो हम कहेंगे कौन सा, सुजा। क्या लिखेंगे, राव बीका का आक्रमण। राव बीका का आक्रमण। कारण पूछेगा तो हम कारण क्या कहेंगे,
मारवाड़ के राज चिन्ह, या हम लिख देंगे पद चिन्ह। ठीक है, ये कारण था सबसे बड़ा। और ये आक्रमण करते हैं और बताते हैं कि इस समय दोनों के बीच में वापिस क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। और बीका सुजा के बाद में जो शासक बनता है वो कौन बनता है, गांगा बनता है। गांगा की हमने बातें पढ़ी थी, खानवा के युद्ध के अंदर बहुत सी बातें पढ़ी है ना। अगला शासक जो बनता है वो कौन बनता है, राव गांगा। गांगा है तो सांगा है, गांगा है तो सांगा है। ठीक है, खानवा का युद्ध होता है कब, खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर कौन कौन लड़े थे, मध्य हुआ था ये सांगा और राणा सांगा और बाबर। अजय शर्मा आया है क्या, नहीं आया। दीपक सर हो जाओ खड़े। बाबर की विजय के कारण क्या थे, तोपखाना, तोपची के साथ 2 तोपचिया, मुस्तफा अली और अच्छा तोपची और बताओ, मोटिवेशन को भाषण दियो और दो ही थोड़ी है। हाँ तो कही है तो बताओ फिर, शाबाश। तुलुगामा पद्धति, ठीक है। पीछे लास्ट हाँ बैठ जाओ। हाँ 7 दिन से जो नहीं आ रहे हो। तुलुगामा पद्धति का अर्थ क्या है, क्या होती थी तुलुगामा पद्धति, चारों तरफ से घेरना। राणा सांगा ने उस समय, चलो इसको छोड़ो, एक सीधा सा साधारण प्रश्न पूछता हूं, सिंपल सा है। खानवा के युद्ध से महाराणा प्रताप ने एक शिक्षा ग्रहण की थी, बताया था ना। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज्यादा लेवल का नहीं है, समझ आधारित प्रश्न है। खानवा के युद्ध से महाराणा प्रताप ने एक शिक्षा ग्रहण की थी कि युद्ध भूमि में जाना है तो सेना एक साथ लेकर जाएंगे या अलग अलग लेकर जाएंगे या अपनी अपनी जगह से लड़ेंगे, अलग अलग, या अपनी अपनी जगह से लड़ना है। शाबाश। एक उसने एक पॉइंट सीखा था वहां से कि अगर भविष्य के अंदर अगर हमें युद्ध लड़ना पड़ जाए तो हम जैसे राणा सांगा लड़ा था हम वैसे नहीं लड़ेंगे। राणा सांगा ने क्या गलती की थी, सारे के सारे सैनिक थे उनको एक साथ उतार दिया था, युद्ध भूमि के अंदर उतारा। तो पाती परवन से सहायता मांगना, जब पाती परवन से सहायता मांगी गई थी तब आप मुझे बताइए कि मारवाड़ से कौन आता है, ये बताना है भाई। राव गांगा तो नहीं आया था, गांगा तो नहीं आया था, मैं कहता हूं और बोलो हैं, ओयो गांगा तो नहीं आया था। हाँ इसके टाइम के अंदर मेवाड़ के अंदर खानवा का युद्ध जरूर हुआ था, ये मैं कह सकता हूँ। अगर प्रश्न मुझे राव गांगा के समकालीन मेवाड़ की घटना तो आप निश्चित तौर पर बता सकते हैं खानवा का युद्ध, लेकिन गांगा तो नहीं आया था उस युद्ध में सहायता करने के लिए, गांगा तो नहीं आया था। सेना जरूर भेजी थी इस बंदे ने, ऐसा भी नहीं है, तभी कहते हैं गांगा है तो सांगा है। राव मालदेव, शाबाश, बैठिए।
बाबर की विजय के हमने कारण पढ़े थे। नंबर 1 तो ओजस्वीपूर्ण भाषण, दूसरा तोपची, और तीसरी तुलुगामा पद्वती, और चौथा सबसे बड़ा कारण जो था जिहाद का युद्ध, और पांचवा इससे बड़ा कारण था तमगा कर हटा देना। छठा इससे भी बड़ा था फिर हैं राणा सांगा के दो विश्वासघाती मित्र किसके साथ मिल जाते हैं? बाबर के साथ में। वो भी सबसे बड़ा कारण था। अगर वो नहीं मिलते तो बाबर हार जाता उस युद्ध के अंदर। और इस युद्ध में बताते हैं कि गांगा ने सेना भेजी थी। कितने सैनिक भेजे? गांगा ने सेना भेजी 4000। कितने सैनिक भेजे? 4000 सैनिक भेजे। और किसके नेतृत्व में भेजे? अपने पुत्र नेतृत्व इन 4000 सैनिकों का किसने किया था? मालदेव ने किया। और बताते हैं गांगा थोड़ा वृद्ध व्यक्ति था और अफीम का बहुत ही ज्यादा क्या था? शौकीन था। अफीम के नशे का बहुत ज्यादा शौकीन था ये। और एक दिन बताते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा इसने सेवन कर लिया अफीम का। अफीम का क्या कर रखा था? अफीम का सेवन कर रखा था इसने। अफीम के साथ साथ थोड़ी सी बताते हैं कि ये कभी कभी हाँ जुकाम भी सही कर लिया करता था। ठीक है। और उस दिन बताते हैं कि थोड़ा इसने अफीम भी ज्यादा थी और शराब भी पी रखी थी। नशा यानी कि ज्यादा डोज थी। मालदेव ने एक दिन बताते हैं कि क्या कर दिया? धक्का दे दिया, यानी कि इसकी हत्या कर दी। किसने? मालदेव ने। मारवाड़ का प्रथम क्या माना जाता है? पितृहंता। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता। अब बताते हैं कि मालदेव भी कम नहीं था। मालदेव भी कम नहीं था। गंगा के बाद में अगला शासक अगर बनता है तो वो कौन बनता है? मालदेव बनता है। अब इसके टाइम की बात सुनो, गजब की। मालदेव मालदेव बताते हैं कि जब मारवाड़ का शासक बना था ना, उस समय जैसलमेर का एक शासक था लूणकरण भाटी। लूणकरण भाटी। भाटियों से बताते हैं कि मालदेव की थोड़ी ठीक ठाक सी बनती थी, ज्यादा नहीं बनती थी। लेकिन लूणकरण भाटी की एक पुत्री थी उमादेव। ठीक है। उमादेव वही मान रखे तो पीव रखे तजमान। दो दो गायत नहीं बंदत एक एक खंभू ठाण। कै तरवर मोरियो कै सरवर हंस कै बागो भारमली कै दारू छंद। वो थी ये भारमली। ठीक है। उमा देवी की एक तो भारमली कौन सी? रणमल वाली, वो नहीं। एक उमा देवी की सहयोगी और थी, वो भी कौन सी? भारमली। बताते तो ये हैं कि इधर अपना जो बंदा था मालदेव, बीच में सीमा अब ज्यादा नहीं लगती है, घर आमने सामने थे, छात उपाकर थोड़ी हाँ पतरा पात्री फेंक देता है। बातड़ी मालदेव सागर चलती। हाँ भारमली की यानी कि थोड़ा ज्यादा नहीं, बस ठीक है बात कर ली। ये जानते हो कि आप भारमली है ओके है मालदेव भाई। और लूणकरण भाटी बताते हैं कि मालदेव ऐसा आदमी था, इसने भाटियों पर कब्जा करने के लिए 2-3 बार आक्रमण किए थे, लेकिन लूणकरण भाटी ने उनको धन दे दुआ के संधि कर लेता था। लेकिन एक दिन भाटी बैठा बैठा सोच रहा था कि ये बंदा आक्रमण कर रहा है, आज कर रहा है तो कल भी करे। एक बार अपने अगर इससे संधि कर ली, धन दे दिया, बार बार इसको धन थोड़ी ना देंगे। तब पास में कोई दीपक सर जैसा एक इंटेलिजेंट आदमी बैठा था, मंत्री, बोले कि भाटी जी अपन एक काम करें, क्या करना है कि अपनी पुत्री है उम्मा दे, दुश्मन के साथ रिश्तेदारी डाल लो।
उमा देवी की शादी क्यों ना कर दें, किसके साथ? मालदेव के साथ। अब मालदेव को पत्र भिजवाया गया कि शादी करनी है। मालदेव आओ तैयार हैं आप बताओ लगन लुगन कब, चट मंगनी पट ब्याह देखी जाएगी जो होगा। और बताते हैं कि मालदेव उमा देवी से शादी करके आ गया और मालदेव ने एक शर्त रखी कि मुझे साथ में भारमली देनी है, दहेज की डाबरिया। और बताते हैं कि जब आए घर में पांव रखा ही था तो अब भारमली की तरफ देखे तो उमा दे की तरफ देखे तो भारमली नाराज। अब देखा तो इसने भारमली की तरफ था और थोड़ी बहुत बातें उमा दे को अजीब सी लगी और उमा दे वहां से हम आगे तारागढ़ में आ गए। अब मालदेव को ये बात पता चली, मालदेव को पता चली कि पत्नी जी कहाँ गए, महारानी जी तो अजमेर चले गए। अब दो बंदे थे इसके, कवि थे बहुत अच्छे, एक का नाम था आशा भारट और एक का नाम था ईश्वरदास भारट। आशा भारट को कहा कि आशा भारट भाभी जी को मना के लाए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आए हैं शादी के पहले दिन ही नाराज हो गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। आशा भारट गया मनाने के लिए, ये आता है अजमेर। बोले भाभी जी ऐसे थोड़ी ना होता है, भैया जी ने अगर कुछ बोल दिया हो तो बारमिली को कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा उधर और आप वापिस चलो। और ये बंदा जो था ना, ये घर बसाना नहीं चाहता था मालदेव का। और जैसे ही बताते हैं कि उमा दे गेट में घर में बढ़ने वाली थी, पास में खड़ा था जोर जोर से, मान रखे तो पीव रखे तजमान, दो दो गायत नहीं बंदत एक एक खंभू ठाणा। इतनी बात कही तो बात बोल पकड़ गई। बोले कि दोबारा बताओ कि मान रखे तो पीव तज, तुझे तेरी इज्जत प्यारी है ना या पति प्यारा है ये बता। बोले कि मान तू सोचती हो कि दोनों ही रख लूं, पति भी रख लूं और इज्जत भी रख लूं, नहीं मिलेगी। इज्जत प्यारी है तो यहां से हाँ वापिस, अगर पति प्यारा है तो यहीं रुक जा। तू सोचती है कि अगर पति प्यारा है यहां रुकेगी तो लोग क्या कहेंगे, 4 दिन बाद और पहला रूठ गई आ गई अब पाची, ऐसे ही कहेंगे, स्वाभिमान पर आंच आएगी। और पुत्री किसकी है, तुम भाटियों की है। इतनी बात कही तो थोड़ा ईगो हर्ट हो गया, वापिस तारागढ़ आके बैठ गई। और फिर बताते हैं कि इतनी रूठी कि जिस दिन मालदेव मरा उस दिन सिर्फ सती होने के लिए आई थी। इसके अलावा मालदेव की इस बंदी ने शक्ल नहीं देखी थी। अब सोचो आज वाले रूठ जाए तो हैं, गोल्ड सिल्वर राम जाने के ठाके के है नहीं होता है, ऐसे ही होता है। आज रूठ जानी वो के ठाकी देखियो, नाम तो मन ज्यादा तो कौन है है नहीं, बाबू ने थाना खाया नहीं खाया है, ऐसा ही होता है ना। मैं आप ही लेके खा लूं उमा दे, मैं उमा दे हूं, ठीक है नहीं। एक हकीकत में वास्तविकता के अंदर मेरा सिस्टम बुद्धि अलग ही है। लोग सोचे नहीं नाराज हो जाए नहीं, टाटा रियलिटी के अंदर है। हैं नहीं 6 महीने और दूर कर दिए, टेंशन मत लो ठीक है। ये बताते ईश्वरदास भारत थी और आज जीवन वैसे तो रूठी रानियां बहुत हुई है, ठीक है, लेकिन इतिहास के अंदर सही जो रूठी रानी थी वो कौन थी, उमा देवी। किसकी पुत्री, लूणकरण भाटी की पुत्री, मालदेव की पत्नी, ठीक है। एक इसके अलावा जो आती है उसका नाम था जसवंत थे, जिसने अपने पति के लिए घर के दरवाजे ही बंद
कर दिए थे। दैट क्लोज, आपकी एंट्री यहां प्रवेश वर्जित है। अब लिखो मालदेव के बारे में, ठीक है। क्या लिखोगे मालदेव के बारे में? 52 युद्धों का, अल्ले 52 युद्धों का विजेता। उपनाम देखो इसके, लिखना चाहो तो। उपनाम की अगर हम बात करें तो एक तो 52 युद्धों का विजेता, हशमत वाला शासक। संज्ञा किसने दी है, किसने कहा था? तो हम कहेंगे फारसी इतिहासकार इसको क्या कहते हैं? हशमत वाला शासक। शाबाश सोहानी। कौन सा दुर्ग है? कौन सा है? बटनेर है। 52 बीघा भूमि, 52 कुएं और 52 ये कौन सी में? फिर कौन सी में? बैठ जाओ। 99 बुर्ज जो है वो कौन सी में? सोनारगढ़ के अंदर है। और वहीं अगर हम बात करें 52 युद्धों का विजेता, तो 52 से कितने फैक्ट बन गए? 4। कितने बन गए? 4। 52 बीघा भूमि, 52 कुएं और 52 बुर्ज जो है कौन से दुर्ग से है? तो हम कहेंगे बटनेर से हैं। 52 युद्धों का विजेता किसको कहा जाता है? तो हम कहेंगे मालदेव को कहा जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कौन कहता है? हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक, यह बात कहकर जाता है कौन? फरिश्ता। और इसके अलावा एक इनको और कहा जाता है क्या? हिंदू बादशाह। अच्छा, बदायूं क्या कहकर गया था? हैं? महान पुरुषार्थी। महान पुरुषार्थी, ये बात कौन कहता है? बदायूं। ठीक है। और हिंदूपत बादशाह, ठीक है। ये इसके हो जाते हैं उपनाम, ठीक है। हाँ, हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया था? दृष्टांत वर्णन। हल्दी घाटी युद्ध का दृष्टांत वर्णन, दृष्टांत वर्णन, आंखों देखा वर्णन किया था किसी ने? बता दो, शाबाश। सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा, जम्मा सिंपल। पढ़िया के घर जाके ऑप्शन दे दूं, फिर बता दोगे? कोई नहीं बोलेगा। अकबर, फरिश्ता, टोड और थॉमस है? नहीं है इसमें? यही है, पक्की बात है।
बैठ जाए। आंखों देखा वर्णन कौन करता है? बंदाई। इसने क्या कहा था? किसको? इसने तो ये बात कही थी कि युद्ध अनिर्णायक रहा था। मुझे खुद को ही नहीं पता चला कि जीता महाराणा प्रताप था कि अकबर। इसने ये कहा था, इस युद्ध के बारे में मैं खुद नहीं पहचान पाया कि इस युद्ध को जीत कर कौन गया था। हसन खां मेवाती कहता है, ये लिख कर जाता है साथ में, ये बंदा खुद कहता है कि जब हम आक्रमण करने गए थे ना, तो महाराणा प्रताप की सेना कहां थी? गोगुंदा की पहाड़ियों के अंदर थी। और जैसे ही हमने आक्रमण किया तो बताते हैं कि भाई साहब भील है और वहां के जो आदिवासी लोग थे, महाराणा प्रताप की सेना थी, पता नहीं टुकड़ी कहां से आती थी, गैंग थी इनकी 15-15 की, 15-15 के जैसे ना, ये पहाड़ी है एक, ये पहाड़ी है, ये ग्रुप एक पहाड़ी इधर है, तो एक ग्रुप यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, और इनका एक गजब का सिस्टम होता था। बता रहे हैं कि जब बदायूं खुद कहता है कि हम आक्रमण करने यानी कि जा रहे थे ना, अकबर की सेना आक्रमण करने, जैसे इधर से यूं आ रही थी, इनका एक कैजुअल तरीका था कूटने का। तरीका ये नहीं कि ये सामने से आके कूटते हैं, पीछे वाला 7 का ग्रुप चल रहा है ना, ये टुकड़ी उठी इन 7 को उठाती थी, पहले इनको फिनिश किया, बाद में ये सूचना देती थी कि हाँ ठीक है, इस टुकड़ी को कि अब आपके बराबर में पहुंच चुके हैं। फिर ये आते थे 7 ये और उठा लेते थे, 7-15 ऐसे कूटते थे वे। और लास्ट में कहते हैं कि सामने से जब सेना आई ना, तब हमें यहां से वापिस भागना पड़ा। और बनास नदी के किनारे किनारे ना, हम पता है कितने किलोमीटर भागे? 16 किलोमीटर भागे हम, बड़ा भगाया था हमें, 16 किलोमीटर भागे। तब बताते कि सेना पहाड़ियों से निकलकर कहाँ आ गई थी? मैदान में आ गई थी। तब हसन खां मेवाती जो था ना, उसने कहा कि मेहतर खां, हसन खां नहीं, मेहतर खां। इसने मन मन में सोचा कि अगर सीधे चले गए 16 किलोमीटर तो आगे 10 हो रहे हैं, पहुंच गए तो अकबर पूछेगा कहाँ हो, अकबर को महाराणा प्रताप कहाँ है, हम क्या जवाब देंगे? महाराणा प्रताप तो यहाँ, और हमें भगाया है। तो पीछे से 2-2 ग्रुप आते थे, कूट देते थे, और सामने से सेना आई तो सारे के सारे नदी के किनारे किनारे पटड़ी 16-17 किलोमीटर भगाया। अब ये बात अकबर को कहें तो अकबर क्या कहेगा? हमें मारेगा। तो इसने झूठी बोल दिया कि बहुत सारा है, सेना खुद लेके वापिस चलो, फिर यहां से वापिस यूटर्न लेते हैं। और फिर इस इलाके के अंदर, पहाड़ी इलाके जो मैदानी भाग था, उस भाग के अंदर ये लड़ना शुरू करते हैं। और तब बताते हैं अगर ये पहाड़ी इलाके के अंदर होते तो महाराणा प्रताप हारता नहीं। और फिर भी बदायूं नहीं कहता है कि मैं नहीं बता सकता कि इसमें जीता कौन था, क्योंकि बंदे बराबर मरे, दोनों ने टिका के धुलाई की। और वो कहता है कि अकबर आया था, अकबर अधीनता स्वीकार करवाने आया था, महाराणा प्रताप के अधीनता स्वीकार करवा नहीं पाया, जीता कौन? कुछ नहीं कह सकते, अनिर्णायक बता। ठीक है। और वहीं बदायूं ने इधर क्या कहकर जाता है एक कथन, कौन से व्यक्ति को? तो हम कहेंगे मालदेव को। मालदेव के 2 सेनापति थे, जेता और पहले हम इसकी पत्नी पढ़ते हैं। ठीक है, पत्नी पढ़कर छोड़ देते हैं, फिर कल हम पढ़ेंगे इनकी घटनाएं और अंत में पत्नी। पत्नी का नाम क्या था? हाँ लिखवा दे, टेंशन ना ले। उमा दे। उमा दे जो थी, पुत्री किसकी थी? लूणकर्ण बाटी की पुत्री। ठीक है। आजीवन किस नाम से? आजीवन रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। आजीवन रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध। और महल पूछे तो कहां है? तारागढ़ अजमेर।
अब कौन बताएगा? हाथ ही खड़ा करना है खाली। ये तो तारागढ़ अजमेर वाला है, एक तारागढ़ था बूंदी वाला। सिर्फ खाली हाथ खड़ा करना और कोई नहीं बोलेगा। इस नकली तारागढ़, ये ओरिजिनल तारागढ़ है, ये बूंदी वाला। इसी की एक कॉपी थी नकली तारागढ़। इस नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए एक व्यक्ति मारा गया था। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना है खाली। बताई थी मैंने एक दिन कहानी, सर को पता है। एक और बताओ। 2 पता है जेता? 3 नहीं पता है? ऑप्शन: राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा मोकल, राणा दूधा और कुंभा हाड़ा और सुल्तान हाड़ा। 6 ऑप्शन। सुल्तान हाड़ा, ठीक है। कौन मारा गया था? कुंभा हाड़ा मारा गया था, नकली बूंदी के तारागढ़ की रक्षा करते। मारा किसके काल में गया था? राणा। लड़ा किसके सामने था? कितने वर्ष की आयु थी? 12 वर्ष की आयु के अंदर राणा लाखा के सामने नकली बूंदी के तारागढ़ की रक्षा करते हुए कौन सा व्यक्ति मारा गया था? तो हम कहेंगे ये था। प्रश्न ये बनेगा कि कुंभा हाड़ा मारा गया दुर्ग की रक्षा करते हुए, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, तो हम कहेंगे कौन सा? तारागढ़ बूंदी वाला था। इनके 2 सेनापति रहे हैं मालदेव के, एक का नाम था जेता और एक का नाम क्या था? कुंपा। एक का नाम जेता और एक का नाम कुंपा। ठीक है, इनके बारे में हम जो बात है वो करेंगे कल की क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। नहीं है?